हेलो एवरीवन। मेरा नाम सृजन वर्मा है। मैंने सिविल सर्विस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल की है। मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और मैं इसी के रिलेशन में आज आपसे अपनी स्ट्रैटेजी और आपके जो जनरल डाउट्स होते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करने के पहले मैं आपको अपना स्कोर बता देता हूँ। सिविल सर्विस 2020 के इलेक्ट्रिकल पेपर 1 में मेरे 163 और पेपर 2 में मेरे 153 मार्क्स हैं। टोटल मेरा इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में 316 था इस बार। तो बिगिन करने से पहले मैं सबसे पहले तो जो जनरल क्वेश्चन होता है कि क्यों इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल हमें लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ऑप्शन लेने के दोनों प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज की अगर हम लोग बात करें जो मुझे लगता है कि पहली चीज, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपको थोड़ी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रीवियस नॉलेज होती है। तो यू आर अवेयर कि सिलेबस कितना बड़ा है, पेपर के क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। तो वो आपके लिए एक बेसिक फेमिलियरिटी होती है पहली। दूसरी चीज, अगर राइटिंग स्किल्स की बात करें तो इसमें बहुत डिसेंट राइटिंग स्किल्स नहीं चाहिए होते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या बाकी ऑप्शनल में चाहिए होते हैं। यहाँ पे मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी टेक्निकल नेचर के होते हैं, तो वहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं टेस्ट हो रही होती है, वहाँ पे आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन टेस्ट हो रही होती है। और अगर बात करें तो अगर सब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे कि खराब आएंगे। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम एग्जैक्ट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कितने मार्क्स आएंगे, बट हाँ, अगर मेरे न्यूमेरिकल सही हैं, आंसर सही आ रहे हैं, तो आई नो कि मुझे उसमें अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल गलत हो गया तो मुझे पता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसके मार्क्स मुझे नहीं मिलेंगे। तो एक वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर होता है कि आप गेस कर सकते हो कि आपका पेपर अच्छा हुआ है खराब हुआ है, वो रिलेटिवली ज्यादा होता है। और अगर चीजें सही हैं तो देर इज नो रीजन कि क्यों जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा। तो वो एक बहुत श्योरिटी ऑफ मार्क्स होती है वहां पे। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस है। सबसे पहली चीज, मैनेज मैनेज करने में जीएस के साथ, जीएस का सिलेबस जिसका खुद सिलेबस बहुत अनडिफाइंड है, बहुत बड़ा है, उसके साथ मैनेज करने में इश्यूज हो सकते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। दूसरा, कोई और सब्जेक्ट अगर आप एज एन ऑप्शनल लेते हैं तो उसकी जो नॉलेज होती है वो आपके जीएस पेपर्स में या ऐसे पेपर्स में रिफ्लेक्ट होती है। ये एक ऐसा पेपर है जहां पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके जीएस या एसए में आपको हेल्प नहीं कर रही होगी। तो जीएस और एसए के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा और ऑप्शनल के लिए अलग एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, जो कि एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। एक जो पर्सनल लेवल पे मैं बोलूंगा डिसएडवांटेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग हो सकता है कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग ना हो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में। तो अगर आप बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो तो आप बहुत इश्यूज फेस करोगे। आप हमेशा हो सकता है कि लो लो इन स्कोरिंग रहे और इस वजह से आपका सिलेक्शन भी इफेक्ट हो सकता है। अब टू बिगिन विद कि किसे लेना चाहिए या किसे नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से जैसे मेरा मेरा बैकग्राउंड 2017 ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कॉलेज के पास था तो मैंने सिविल सर्विस का नहीं दिया था, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस और गेट का दिया था। और उसके थ्रू मुझे इतना एक रफ आइडिया लग गया था, इवन दो आई कुड नॉट क्वालिफाई इंजीनियरिंग सर्विस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इतना आइडिया लग गया था कि हाँ मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो वो अंडरस्टैंडिंग है जिसमें मैं एक साल या थोड़ा और टाइम एफर्ट पुट इन करके मैं इसको और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहली चीज जो जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि आपका कमांड इलेक्ट्रिकल पे कितना है और आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में कितना है। अगर आपका कमांड है और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शनल नहीं होगा। बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन जब एग्जाम बहुत पास होगा तो वहां पे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग आवर्स के लिए टाइम नहीं डिवोट कर पाओगे। तो रादर देन ओनली वन थिंग कि आपका कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, आपका इंटरेस्ट कितना है, आपको वो भी एनालाइज करना चाहिए। जो कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक है और अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है, मैं उसको बोलूंगा कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो विद वेरी एवरेज और बिलो, आई नॉट नॉट इवन एवरेज, बिलो एवरेज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपका बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल ही ले जाएगा। तो हो सकता है कि आपके जीएस मतलब स्टार्टिंग के कुछ जो अटेम्प्ट्स होंगे वो उसमें आपको जीएस उतना पे ऑफ ना करे जितना आप टाइम पुट इन कर पा रहे हो। तो वो एक ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल अवॉइड करे। बट
अगर आप एक एवरेज या अबव एवरेज अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल कैन बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। तो अगर मेरे मेरे केस में देखा जाए, जो मैंने डिसीजन लिया था 12th के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेने का, इट हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर मी। अगर मेरा सिविल सर्विस नहीं भी होता तो आई हैड एन इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रिकल से मैंने अपियर किया था, और उसमें भी मेरे पास एक सर्विस थी रेलवेज की। तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। और इफ नॉट हियर, मेरे गेट में भी मेरी रैंक अच्छी थी, तो मुझे गेट से भी अच्छे ऑप्शंस थे ज्वाइन करने के लिए। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा डिसीजन कैसे आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है। तो अगर अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, तो दैट ऑप्शनल कैन बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आपको डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको उतना वास्ट सिलेबस मैनेज करने में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है या फॉर वॉट एवर रीजन यू थिंक आपको नहीं चूज करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप किसी और ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग पेपर ब्रेकअप पे चलते हैं। पेपर दो पेपर होते हैं जैसे बाकी ऑप्शनल्स के भी होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपकी सर्किट थ्योरी, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी कन्वर्जन जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग कम्युनिकेशन। सेकेंड पेपर पे अगर हम जाते हैं तो सेकेंड पेपर पे कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, मेजरमेंट, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के दो पोर्शंस होते हैं, एक पावर सिस्टम एनालिसिस होता है, एक पावर सिस्टम प्रोटेक्शन होता है, और इसके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। तो दोनों पेपर्स में अगर आप देखें तो कुछ डिफिकल्ट एरियाज भी हैं और कुछ वीक एरियाज भी हैं। अब अगर पेपर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये पेपर स्ट्रक्चर, भले ही इस पेपर का नाम इलेक्ट्रिकल पेपर है, ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल वालों को भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ता है। तो ये पेपर दोनों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इक्वली टफ पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वालों के पास कुछ एडेड एडवांटेज होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास कुछ डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर में जाकर के, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो वो जो नोशन होता है ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम है पेपर का, तो दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, दैट इज मेरे हिसाब से वो ट्रू नहीं है। आप बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी आप इस पेपर को ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा द कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पे। और ये चीज हमेशा याद रखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल काउंटर पार्ट है जो इस पेपर को ले रहा है, वो उतना ही एफर्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन पे भी कर रहा है। तो दोनों के लिए ये एक इक्वल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड है ये। तो जो ये क्वेश्चन होता है कि इसको किसको लेना चाहिए, उसमें एक कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वालों की भी है जो कि इसको ले सकती है अगर वो चाहे तो। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक जो लोगों के डाउट्स होते हैं कि किस बुक के लिए कौन सा सोर्स, किस टॉपिक के लिए कौन सा सोर्स होना चाहिए, उसको मैं एड्रेस करूंगा। तो मोस्टली अगर मेरे से बात की जाए तो मोस्टली मेरे जो सोर्स ऑफ रेफरेंस होते थे वो मेडीजी के क्लास नोट्स थे। मैंने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। 2017 टू 2018 मैंने मेडीजी का ऑनलाइन कोर्स क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर रखा था। मैं उनका क्लासरूम स्टूडेंट था। 1 साल मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ी। इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे पता था कि इंजीनियरिंग सर्विस और गेट मेरे बैकअप प्लान हो सकते हैं फॉर माई फ्यूचर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे कमांड चाहिए थी, उस लेवल का कंफर्ट चाहिए था जहां पर मैं बोल सकूं कि हाँ, अगर मैं सिविल सर्विस देने जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल बी माय स्ट्रेंथ फॉर दैट पेपर। तो इसलिए मैंने 1 साल डेडिकेट किया अपने आप को इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन के लिए। मेड इजी के जो नोट्स थे मैंने बहुत प्रॉपरली वो नोट्स बनाए थे। हार्ड कॉपी में वो नोट्स हैं, सॉफ्ट कॉपी में है नहीं, तो मैं आपके साथ शायद शेयर ना कर पाऊँ। बट मेरे प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस जो थे वो वही थे। इसके अलावा
कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनके लिए मैंने बुक्स रेफर करी, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जो इंजीनियरिंग सर्विस में थे और सिविल सर्विस में नहीं थे, जिसको मैं एड्रेस करूंगा। और ऐसी भी चीजें मैं बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सपेक्टिव से लोगों को जानना चाहिए, कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इंफॉर्मेशन चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, ऑप्शनल चूज करने के लिए, वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं है और सिविल सर्विस में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जितना हम इंजीनियरिंग सर्विस में पढ़ते हैं, वहां से आगे बिल्डअप होकर के यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आपको जैसे मैंने किया था, तो एक साडिकू बुक है, साडिकू बुक को मैंने रेफर किया था। इसके अलावा नेक्स्ट आईएएस के हैंड रिटन नोट्स मुझे मिल गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के, तो मैंने उसको रेफर किया था। तो ये दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लिए। इसके अलावा अगर बात करें पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग सर्विस में वो पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो प्रिपरेशन के लिए भी मेरे पास जो नेक्स्ट आईएएस के हैंड रिटन नोट्स थे वो, और इसके साथ नागरथ कोठारी की पावर सिस्टम इंजीनियरिंग बुक आती है, उस बुक की कुछ चीजें आप रेफर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख लो कि क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या नहीं पूछी गई हैं, तो वो टॉपिक्स आप इससे पढ़ सकते हो। अब एक जो बहुत बड़ा इश्यू होता है वो होता है कम्युनिकेशन वाला, एनालॉग कम्युनिकेशन इन पेपर 1 एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इन पेपर 2। तो कम्युनिकेशन वाले पोर्शन के लिए मैंने एक बुक थी डॉक्टर संजय शर्मा की, उसको रेफर किया था। इसके साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मेडीजी के नोट्स थे, मेडीजी के जो क्लासरूम नोट्स इलेक्ट्रॉनिक्स बैच के होते थे, वो मैंने लिए थे और उसको मैंने पढ़ा। तो दे वर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इसका एक रीजन ये था कि व्हेन यू आर कंपीटिंग विद इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल, यू शुड ऑलवेज रियलाइज कि वहां पे या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लोग होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा नहीं होगा कि कोई और दूसरा फील्ड का इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लेकर के आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रिकल में जो बेस्ट ब्रेन्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेस्ट ब्रेन्स होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने प्रोबेबली गेट इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई कर रखा है। अगर आप फ्रेशर हो तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है। जितनी उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, आपको भी उतना ही प्रिपेयर करना है। उससे ज्यादा आप करोगे, ठीक है, फाइन, आपके नंबर ज्यादा आएंगे, डेफिनेटली ज्यादा आएंगे, बट दैट विल टेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो मेरी ये थी कि मेरा जो कंपटीशन है उसमें बेस्ट जो compete कर रहा होगा, दैट विल बी द पर्सन जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग सर्विस का एक्सपीरियंस होगा। और उसके लिए जो मेजर सोर्स ऑफ रेफरेंस हो सकता है वो मेडीजी के क्लास नोट्स ही थे। तो मैंने उसको लिया, उससे रेफर किया, और उसमें मुझे जो टॉपिक्स लगे कि ये पेपर में पूछे जा रहे हैं बट उसमें मिसिंग है, वो मैंने डॉक्टर संजय शर्मा की बुक से कवर कर लिया था। तो इसने मेरे जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है उसको काफी वो कर दिया था, बैलेंस कर दिया था। हालांकि अगर मतलब पेपर अटेम्प्ट की मैं बात करूंगा आपसे आगे, तो मैं तब भी आपको ये बताऊंगा कि कम्युनिकेशन आज भी मेरा बहुत वीक एरिया है और मुझे उसमें अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीन्स वीक एरियाज होंगे जिन पे उन्हें उतना कंट्रोल नहीं होगा या उतना कंफर्ट नहीं होगा। तो आप भी ये चीज ध्यान रखना कि आप जो compete कर रहे हो, आप उसी के साथ कर रहे हो जो इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट है। तो आप उतना पढ़ो जितना रिक्वायर्ड है फ्रॉम द कंपटीशन पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम द पीएचडी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आप अपने रिसोर्स लिमिट करो और इजीएस्ट सोर्स जो आपके लिए हो सकता है आप उसको स्पॉट करो। मेरे हिसाब से हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं मेडीजी के या नेक्स्ट आईएएस के, दैट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंसेस। इसके बाद आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो किसी बुक से एंड नॉट वाइस वर्सा। तो ये था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सपेक्टिव से अगर हम आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सपेक्टिव से जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया या पावर सिस्टम हो गया, तो उसमें लोगों को इश्यू फेस होता है। उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बुक है बिम्ब्रा, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसके जो सॉल्व एग्जांपल्स है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मोर और लेस काफी एग्जॉस्टिवली उस बुक में कवर किया गया है। प्राइमरी सोर्स देन अगेन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट आईएएस एमएडीजी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप उसको प्राइमरी सोर्स बना करके बिम्ब्रा से उसको सप्लीमेंट करिए, बिम्ब्रा से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। एनर्जी कन्वर्जन यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स वाला पोर्शन है, इसके लिए मैं आपको ग्रेड करूंगा दो कैटेगरी में। अगर आप बिगिनर लेवल हो जिसे बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, तो आई से कि आप अशफाक हुसैन ट्राई कर लो। अशफाक हुसैन इज अ डिसेंट बुक। आपको सिविल सर्विस के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको उस बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो दैट कैन बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की और आपको
थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पढ़ना है तो आई से कि नागराज कोठारी की बुक है, आप नागराज कोठारी की बुक को रेफर कर सकते हो। क्वेश्चंस उसमें थोड़े से डिफिकल्ट आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप फिर चाहे अशफाक हुसैन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पावर सिस्टम एनालिसिस और प्रोटेक्शन के लिए मैंने बताया पावर सिस्टम इंजीनियरिंग नागराज कोठारी की बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो मोर और लेस बाकी जो आपके सोर्स ऑफ रेफरेंस होंगे वो या तो आप अपनी जो कॉलेज में रिकमेंडेड बुक्स हैं आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, या हैंड रिटन नोट्स जो मेड इजी नेक्स्ट आईएएस होंगे आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सोर्स ऑफ रेफरेंस में मुझे इतना ही बताना था आपको। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। नेक्स्ट आईएएस और मेड इजी के जो नोट्स हैं वो दिल्ली में आपको बहुत इजीली साकेत के पास, लाडो सराय के पास आपको मेड इजी के, और ओल्ड राजेंद्र नगर में आपको नेक्स्ट आईएएस के मिल जाएंगे बहुत इजीली अगर आपको चाहिए तो। इन केस आप दिल्ली में नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो देयर आर शॉप्स जो कि उसको कुरियर करते हैं। यू जस्ट हैव टू गूगल एंड फाइंड द नेम्स ऑफ द शॉप जो उसको आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको वो आपके जहां पे भी आप रहते हो वहां पे आपको वाया कुरियर आपको मिल जाएगा, तो उसमें आपको एक्सेसिबिलिटी का इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट आई विल कम ऑन स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में अपनी स्किल्स इंप्रूव करी, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ली, और जब मुझे कमांड हुआ तब मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आया। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आप अगर इसको नहीं अडॉप्ट करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू मॉडिफाई दिस, आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की बात है तो टाइम मैनेजमेंट जो है मैं मंथली उसमें चलता था कि कुछ महीने मैं जीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ महीने मैं मेंस की प्रिपरेशन में कर रहा हूँ तो जीएस का कर रहा हूँ, और अगर मेंस की प्रिपरेशन नहीं, मतलब जीएस का नहीं कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ। बट जो नए लोग हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल पे उतनी कमांड नहीं है, मैं आपसे यही बोलूंगा कि ट्राई टू डेडिकेट आवर्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड जीएस साइमल्टेनियसली। मंथली अप्रोच जो मेरी थी उसमें आपको एक लॉस हो सकता है कि जब आपने 2 महीने इलेक्ट्रिकल पढ़ा तो आपको इलेक्ट्रिकल पे कमांड आ गई, बट फिर जब आपने 2 महीने 3 महीने के लिए इलेक्ट्रिकल को ड्रॉप कर दिया तो वापस आते टाइम आप सेम लेवल ऑफ कंफर्ट पे नहीं आओगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और आप मिस कर दोगे काफी सारी चीजें। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप डेली कुछ टाइम स्लॉट, फॉर एग्जांपल जैसे आपका दिन 8 बजे शुरू होता है और वो 11-12 बजे खत्म होता है, तो अगर इस एक नॉर्मल दिन की बात मैं करूं तो आप 8 बजे से प्लान कर लो 10 बजे तक जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर बिफोर लंच आपको करंट अफेयर वाली चीजें खत्म करनी है। पोस्ट लंच इवनिंग तक 5-6 बजे तक आपको जीएस वाला पोर्शन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ लिया आपने। 6 बजे के बाद रात में बिफोर यू स्लीप आपने इलेक्ट्रिकल के लिए टाइम स्लॉट दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या है, हमें पढ़ना है उतना कंसेंट्रेशन से नहीं पढ़ना है जितना जीएस में पढ़ना है, और मोर और लेस हमारी प्रैक्टिस जो होगी वो हमारे मार्क्स डिसाइड करेगी। हमारी इंफॉर्मेशन एक बेयर मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी। तो आप दिन भर जीएस पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो रात में, ठीक है, बट रात में आप जीएस नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि वो फिर दिन भर की थकान के बाद वो चीज आपको उतनी कंसेप्चुअली वो नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी आपके वहां पे। तो आप इलेक्ट्रिकल को उस तरीके से कर सकते हो। बेस्ट चीज इलेक्ट्रिकल का यही है कि दिन भर जीएस पढ़ने के बाद जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आओगे तो आपको एक अलग इंटरेस्ट मिलेगा। देर वहां पे फिर आपको सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन अलग होगा, हर में फॉर्मूले अलग लगेंगे, और उतना ज्यादा बोरिंग नहीं होगा जितना कंसिस्टेंटली बुक लेकर के बार बार पढ़ना होता है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इलेक्ट्रिकल की होती है। रही बात, अगर ये तो मैंने डेली स्ट्रैटेजी की बात करी, अगर मंथली स्ट्रैटेजी की बात करें तो एटलीस्ट प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक, 3 से 4 महीने पहले तक आप इलेक्ट्रिकल को पढ़िए। तब तक आप इलेक्ट्रिकल को मत छोड़िए, एंड ट्राई कि जो लास्ट मंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन है उसमें भी आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो, जिसको आप जैसे वीकली वंस या 2 वीक में वंस एक बार 1-2 घंटे में ही सही, बट आप पलट सको। तो उससे क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूलेज वगैरह हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप भूल जाते हो, वो आपके लिए बहुत इजी टू रिमेम्बर हो जाएगा, क्योंकि 3-4 महीने के अगर गैप आता है तो आप उस चीजों को भूलने के बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हो। बट अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं और आप उसको रेगुलरली कुछ टाइम पे रिवाइज कर ले रहे हो तो आपको वो चीजें भी याद रहेंगी।
तो ये एक स्ट्रैटेजी आपकी इलेक्ट्रिकल की हो सकती है। इलेक्ट्रिकल की टेस्ट की अगर बात करें या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अनलाइक एनी अदर ऑप्शनल हमारे जो टेक्निकल ऑप्शनल्स होते हैं इसमें मेजरली डिपेंड करता है कि आप कितने एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हो। एक्यूरेसी तभी डेवलप होगी जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाओगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो थ्योरी पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल के, और दे मिस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो एक तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा, जितना आपको आता है आप उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा, वहां पे जितना आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे वहां पे आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर दोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएंगी। एंड वंस देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, आपके जो उस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो टोटली जो चेक कर रहा है उसका डिस्क्रिशन हो जाता है कि अगर उसने स्पॉट कर लिया कि आपने केयरलेस मिस्टेक की है तो हो सकता है वो आपको 50-60% मार्क्स दे दे। अगर उसने स्पॉट नहीं किया तो हो सकता है वो आपको 0 भी देके चला जाएगा। तो दैट इज टोटली सब्जेक्टिव कि वो आपको कितने मार्क्स देना चाहता है। इसलिए मेरी अप्रोच हमेशा ये होती थी कि मैं भले ही क्वेश्चंस थोड़े कम अटेम्प्ट करूं बट एक्यूरेसी से करूंगा, और मुझे पता था कि एक्यूरेसी प्रैक्टिस के साथ ही आती है। तो इसलिए मैं जब भी इलेक्ट्रिकल पढ़ता था, जिस टाइम के लिए भी पढ़ता था, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उससे ज्यादा टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कहाँ से है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। मैं अपने सोर्स आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्राइमरी सोर्स जो होते थे वो टेस्ट सीरीज होती थी। मैंने जैसे नेक्स्ट आईएएस की एक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी थी जो मुझे खुद देनी थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट आईएएस की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज थी इलेक्ट्रिकल की, वो भी मेरे पास थी। तो जब मुझे प्रैक्टिस करना होता था तो मैं उसके थ्रू प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा मेरे पास जो इंजीनियरिंग सर्विस की जो टेस्ट सीरीज होती है, इंजीनियरिंग सर्विस में और सिविल सर्विस में बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन है, कुछ डिफरेंट भी हैं। तो डिफरेंट वाले टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो, बट बाकी जो चीजें हैं आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम फॉर द प्रीवियस ईयर, इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर और सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर, ये दो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स होते हैं कि आप यहाँ से प्रैक्टिस करके आप अपनी एक्यूरेसी और अपनी जो भी आपको कमांड जो आप जिस लेवल का एक्सपेक्ट करते हो आप वहां से कर सकते हो। प्रायोरिटाइज करने की बात आए तो पहली प्रायोरिटी मेरी सिविल सर्विस की प्रीवियस ईयर, सेकंड प्रायोरिटी मेरी इंजीनियरिंग सर्विस की प्रीवियस ईयर, थर्ड प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर नेक्स्ट आईएएस टेस्ट सीरीज, फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट ईयर नेक्स्ट आईएएस टेस्ट सीरीज, और इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस की टेस्ट सीरीज जो मुझे अगर अवेलेबल हो गई तो। बुक्स जो थी, जो रेफरेंस बुक्स थी, उनकी प्रैक्टिस मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए किया था जो इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विस में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइंस, ईएमएफटी में जो ट्रांसमिशन लाइंस वाला पोर्शन है, रिफ्लेक्शंस वाला पोर्शन है, उन सब चीजों की प्रैक्टिस मैंने यहाँ से की थी। कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि कम्युनिकेशन मैं बुक के सिग्निफिकेंट पोर्शन से पढ़ता था, तो मैंने कम्युनिकेशन भी वहां से कुछ प्रैक्टिस किए थे। बट मोस्टली मेरा सोर्स ऑफ प्रैक्टिस बुक्स नहीं होती थी। तो ये मैं प्रैक्टिस के हिसाब से बताना चाहूंगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैन डू वंडर्स फॉर यू। अगर आपको कैलकुलेटर की हिडन पावर्स नहीं पता है तो प्लीज यूट्यूब करके ट्राई टू गेट अ कमांड ओवर द कैलकुलेटर फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में द बेस्ट थिंग इज कि जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं आप मोस्ट ऑफ देम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और इसलिए कैलकुलेटर पे आपकी कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी एक्यूरेसी को भी इंप्रूव करता है और आपके टाइम को भी सेव करता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर तो आपको मतलब मस्ट है। कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ भी होता था कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोल्यूशन फॉर्मूला लिख दिया, डेटा लिख दिया, फिर सॉल्व करने का मन नहीं है, सोच दिया कि हाँ ऐसे ऐसे आंसर आ जाएगा, स्किप कर देते हैं। बट नहीं, अगर आप उस स्टेज तक आ रहे हो, एक स्टेज और बचा है, कैलकुलेटर में वैल्यूज एंटर करके आंसर कैलकुलेट करके फिर आगे जाए, तो वो अश्योर करता है कि आपकी कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस हो रही है और आपने जो ऊपर किया है उसको भी वेरीफाई करता है कि वो सही है कि नहीं। तो कैलकुलेटर इज योर बेस्ट फ्रेंड, ऑलवेज कीप इट अलोंग विद यू। हाँ, तो नेक्स्ट चीज कि जब प्रिपरेशन हो गई, हमने पढ़ लिया, तो अब मुझे जानना है कि मैं अटेम्प्ट कैसे करूं पेपर। बिकॉज जीएस में भी हम बोलते हैं कि जीएस में भी आंसर को स्ट्रक्चर करने का एक तरीका होता है। मेरे हिसाब से ऑप्शनल में भी आंसर को स्ट्रक्चर करने का एक तरीका होता है, दैट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल एज वेल। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपके आंसर्स में हमेशा होने चाहिए। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो बेसिक फॉर्मूलेस एक्सप्लिसिटली वहां पे रिटन होना चाहिए कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, क्या सिंबल क्या सिग्निफाई करता है। दूसरी चीज, जब भी आप आंसर खत्म कर रहे हो, जब भी क्वेश्चन आप खत्म कर रहे हो,
तो लास्ट में एक आंसर की टेबल बना करके वहां पे सारे पार्ट्स जो क्वेश्चन में पूछा है उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करिए कि ये चीज पूछी थी, इसका आंसर ये है, ये पूछा था, इसका आंसर ये है, एंड विद प्रॉपर यूनिट्स। कई बार करंट जब पूछेगा कि लूप 2 में करंट कितना है, we'll just write I2 is equal to 5. We should write the current in the second loop is 5 amperes या second loop current equal to 5 ampere with proper unit। जो भी यूनिट है उसका लिखे, करंट है तो एम्पियर, वोल्टेज है तो वोल्ट्स, रेजिस्टेंस है तो ओम, जो भी प्रॉपर यूनिट्स है। और अगर आपको देखना है कि सैंपल मैं कैसे प्रेजेंट करता था अपने कॉपीज को, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से मेरी इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज देख सकते हो कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, कितना अटेम्प्ट करता था और कितना स्कोर करता था। इसके बाद अगर थ्योरी और डायग्राम्स की बात करें तो मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक सिंगल डायग्राम होता है जो कि क्वेश्चन में ही दिया होता है आपको, तो आप उसी को यूज करके, उसी को लेबल करके वहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वहीं पे आप ABCD I1 I2 V1 V2 इस तरीके से लेबल करके उसको अपने आंसर में यूज कर सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन में डायग्राम्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो जरूर बनाइए, सिर्फ पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता है। डायग्राम्स वगैरह ज्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और इन रिलेटर के लिए चेक करना भी रिलेटिवली इजी होता है। पेन पेंसिल की अगर बात करें तो इतना टाइम मुझे नहीं मिलता था कि मैं पेन और पेंसिल के बीच में स्विच कर पाऊं। मेरे सारे डायग्राम पेन से ही होते थे, बीट इन इंजीनियरिंग सर्विस और बीट इन सिविल सर्विस। मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई डिफरेंस मेरे मार्क्स में क्रिएट हुआ। तो आप पेन पेंसिल जिस पे भी आप स्टिक करना चाहो आप उससे कर सकते हो। अब यहाँ पे आ गया हो तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने अटेम्प्ट कितना किया था और मेरे एक्चुअल स्कोर तो मैंने आपको पहले बता ही रखा है। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम मैंने पेपर 1 में ऑलमोस्ट 225 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, पेपर 2 में 230 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। बट एक चीज जो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करूंगा कि जब मैंने पेपर स्टार्ट किया था अटेम्प्ट करना, आई वॉज वेरी श्योर कि पेपर 2 में मुझे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे उन क्वेश्चंस पे टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि मुझे आते ही नहीं है। तो मैं उस 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम दे करके किसी दूसरे क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी खराब करूं, इससे अच्छा है कि मैं उन 2 क्वेश्चंस को टाइम ही नहीं दूंगा और अपनी बाकी क्वेश्चंस की एक्यूरेसी इंप्रूव कर लूंगा। तो दिस वाज द प्लान दैट आई मेड बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मैं पहले पेपर में क्वेश्चंस स्पॉट करता हूं कि मुझे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई प्रायोरिटाइज कि मुझे जो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से कंपलसरी वाले के अलावा भी 3 क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस कौन से होंगे। एंड वंस दोस 3 क्वेश्चंस आर डिसाइडेड, आई विल नेवर लुक एट एनी अदर क्वेश्चन दैट इज देयर इन द क्वेश्चन पेपर। उन 3 क्वेश्चन में भी मैं ये देख लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे एकदम आता है, श्योर शॉट आता है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जो बिल्कुल भी नहीं आता है वो तो मेरी अटेम्प्ट लिस्ट से वैसे ही हट जाता है। तो मेरे लिए जो लोग 250 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे लिए वो ऑलरेडी रिड्यूस होकर 230 240 पे आ जाता है। तो अगर आप टाइम देखो तो नाउ आई हैव मोर टाइम पर क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, जो कि मेरी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। अगर मैं यही चीज पहले प्लान नहीं करूं स्टार्टिंग 5 मिनट्स में, तो हो सकता है कि जब आखिरी के आधे घंटे बचे हों और मुझे दिखे कि अरे अभी तो वो 2 क्वेश्चन भी बचे हैं जो मुझे नहीं आते, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो मुझे आते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनके मार्क्स तो मुझे वैसे भी नहीं मिलने, लेकिन जो 2 क्वेश्चन मुझे आते हैं ना, जल्दी में मैं उसको भी गलत कर दूंगा, तो वो 2 क्वेश्चन का भी मुझे लॉस है। तो इसलिए मैं पहले ही 5 मिनट में प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने हैं, और जो करने हैं वो कितने ड्यूरेशन में करने हैं। एट मैक्स मैं कोशिश करता हूँ कि पर क्वेश्चन हाफ एन आवर डेडिकेट करूँ। जो कंपलसरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 40-40 मिनट्स चले जाते हैं, तो 40-40 फॉर दी कंपलसरी एंड हाफ एन आवर फॉर दी अदर 3 क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो इससे एक रफ आपके पास, आपके माइंड में ये क्लॉक चलती रहती है कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 40 मिनट दिया था, अब मैं 35 पे आ चुका हूँ, यानी कि मैं पीछे चल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर 40 मिनट्स है, फिर 30-35 मिनट्स इस 40 मिनट्स के भी हो चुके हैं और मैं अभी भी पीछे चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाने की जरूरत है। तो कंसिस्टेंटली आप पेस अप करते रहते हो और कवर करते रहते हो। ऐसा नहीं होता कि लास्ट के 30 मिनट्स में आपको रियलाइज होता है कि अरे अब तो बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अब कैसे करें, तो फिर आप स्पीड बढ़ाओगे। नहीं, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैं पर क्वेश्चन टाइम डेडिकेटेड रहता था और पहले से ये डिसाइडेड रहता था कि कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। दूसरी चीज, जो पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, जैसे पेपर 1 में मैंने 225 अटेम्प्ट किया, पेपर 2 में मैंने 230 अटेम्प्ट किया, पेपर 1 में मेरे 163 आए, पेपर 2 में 153 आए। तो इट डिपेंड्स कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। 455 का टोटल अटेम्प्ट था मेरा ऑप्शनल के पेपर में,
455 अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 316 है, बिकॉज आई हैड प्रीटी डिसेंट एक्यूरेसी लेवल। अगर यहीं पे मेरी एक्यूरेसी गलत होती तो हो सकता है ये स्कोर 270 280 पे भी आ जाता। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अटेम्प्ट्स कैसे करना है। अटेम्प्ट्स में एक चीज और है जो मैंने पहले आपको बताया कि 45 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, जो मुझे आता था बट स्टिल मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था। उसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि वो क्वेश्चन बहुत लेंदी है एंड इट डज नॉट डिजर्व 5 मार्क्स। अगर मैं उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उसको अटेम्प्ट करने जाता तो प्रोबेबली मैं किसी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन को एंड में या तो गलत कर रहा होता या नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा होता। तो मैंने पेपर के बीच में ही ये चीज रियलाइज कर लिया था कि ये क्वेश्चन मैं लास्ट में आऊंगा, अगर टाइम बचा तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, अगर नहीं बचता है टाइम तो आई एम वेरी हैप्पी टू लेट गो ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि बुक लिस्ट बताते टाइम कि मेरा कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, इट वाज अ वेरी वीक एरिया जिसमें मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 40 मार्क्स जो मैंने इसके अलावा छोड़ा था, दैट वाज ओनली कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइंड। प्रोबेबली अगर हो सकता है कि मेरे कमांड थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ज्यादा होता, मेरे और मार्क्स अच्छे आए होते ऑप्शनल में, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, क्योंकि अगर मैं उस 40 मार्क्स को अटेम्प्ट करने जाता तो कहीं ना कहीं मैं अपने एक्यूरेसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता। तो इन द एंड एवरीथिंग पेड मी वेल, कि कम्युनिकेशन के 40 मार्क्स मैंने छोड़ भी दिए और ऑप्शनल में नंबर भी मेरे बाकी अच्छे आए, तो दैट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। सेम चीज मैं आपसे बोलूंगा कि जैसे रिसेंट टाइम में मैंने अभी लोगों के फीडबैक भी देखे कि 2021 पेपर को लेकर के कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है और देयर आर टॉपिक्स जो कि अब कन्वेंशनल क्वेश्चन जिन पे नहीं आ रहे हैं, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी था लोगों में कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल अब लेने लायक नहीं है, मत लो। तो मैं बस एक चीज ये कहना चाहूंगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें 500 मार्क्स का पेपर नहीं अटेम्प्ट करना है। देयर विल ऑलवेज बी टफ क्वेश्चंस जिनको आप ऑप्शनल क्वेश्चंस में स्किप कर सकते हो। कंपलसरी में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ, देन इट बिकम्स अ स्लाइटली डिसएडवांटेजेस फॉर यू। बट अगर वो ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में है टफ क्वेश्चंस, तो यू कैन स्किप दैट। और स्टिल एक अच्छे डिसेंट अटेम्प्ट के साथ, एक अच्छी डिसेंट एक्यूरेसी के साथ यू कैन स्कोर वेरी इजीली 300 प्लस। यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ 300 प्लस इन टेक्निकल ऑप्शंस रादर देन इन अदर ऑप्शनल्स। तो ये एक चीज है जो मैं अभी भी बोलना चाहूंगा। इवन 2021 का पेपर में मैंने देखा, यस, जो यूपीएससी ने अभी पिछले कुछ साल में जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल रेस करने का और जो क्वेश्चन जिस तरीके के पूछते थे उसको चेंज करने का जो ट्रेंड स्टार्ट किया है, स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल, उसको कंटिन्यू रखा 2021 में भी। वो चीज दिखी पेपर में कि पेपर थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा मैं कहूंगा जैसे कि पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था यहाँ पे, ठीक है। बट देन अगेन देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर इजी, देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर मॉडरेट, एंड देयर वर क्वेश्चंस जिनको आपको अवॉइड कर देना था, स्किप कर देना था, नहीं करना था। स्टिल मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल आने वाले टाइम में भी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 years इट विल कंटिन्यू टू बी अ गुड ऑप्शनल जहां पे आप स्कोर कर सकते हो। उससे ज्यादा की मैं गारंटी इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज यू नेवर नो कब यूपीएससी सिलेबस रिवाइज कर दे, एंड अगर रिवाइज होता है तो इट कैन गो बोथ इन द फेवर ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल और बोथ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल एज वेल। तो मेरे हिसाब से इस समय मैं अभी भी मैं जो लोग प्रिपेयर करने आ रहे हैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लीजिए, क्योंकि दैट इज मोर स्कोरिंग देन अदर ऑप्शनल्स। देयर इज वन थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू ऑल। पहली बात तो जब प्रिपरेशन करिए तो आप टॉपिक वाइज मत करिए, पेपर वाइज मत करिए। आप ये ध्यान रखिए कि हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। एंड अगर मैं आपसे अभी भी ये चीज शेयर करूं कि पेपर 1 और पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, मुझे अभी भी नहीं याद है कि किस पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इट वाज जस्ट दैट कि मुझे पता था कि ये सब्जेक्ट सिलेबस में है तो मुझे पढ़ना है। इवन पेपर 1 पेपर 2 का क्लासिफिकेशन भी मैं अगर आप पेपर बाय पेपर बोलोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि ये किस में। तो कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज को रियलाइज करके हर सब्जेक्ट को आपको एज अ होल पढ़ना है, रादर देन कि इस चीज में ये पढ़ लेते हैं, इस चीज में ये छोड़ देते हैं। इस पे तो पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, देयर आर एरियाज जिन पे यूपीएससी ने आज तक कभी सवाल नहीं पूछा, आप उसको बहुत कंफर्टेबली लीव कर सकते हैं इवन दो दैट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। बट अगर रिसेंट 3-4 साल में कभी भी किसी भी एरिया से क्वेश्चन आया है तो उससे दोबारा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। डू नॉट स्किप दोस पोर्शंस।
उन चीजों को एक बेयर मिनिमम के साथ ही सही, लेकिन उसको पढ़ के चाहिए, ताकि अगर वहां पे कोई क्वेश्चन आता है और बहुत इजी स्टैंडर्ड का आता है तो आप उसमें डिफिकल्टी नहीं फेस करें. We have to do those questions which are easy and moderate. We can invest some time in those hard questions and score, and we have to leave those very hard questions जो कि probably किसी से नहीं हो रहे होंगे. तो इस मेंटालिटी के साथ अगर आप पेपर में जाओगे तो आपको बहुत क्लियर वो होगा, सेट होगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है और कितने में कितना आप स्कोर कर सकते हो. ये बहुत क्लियरली डिफाइंड होगा. ये चीज इसकी बात करें तो ये चीज आती है टेस्ट सीरीज के थ्रू. जितनी आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर में, सेंटर पे जाके, सेंटर पे बैठ के, इन प्रॉपर टाइम कि 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में ही उसको करना है, आप जितना वो करोगे उतना आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करने का. इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल का एक जो डिसएडवांटेज जो मैंने शुरुआत में मिस कर दिया कि बहुत सारी मल्टीपल कोचिंग्स नहीं है जहां पे आप जाकर के टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो. बट स्टिल नेक्स्ट आईएएस है जो एक आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज का. एंड टू माय सेटिस्फैक्शन वो टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है. मैंने नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज 2019 वाली भी देखी है, 2020 वाली भी देखी है, और दोनों टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से सिविल सर्विस के लेवल पे आपको लेकर के आती है एकदम प्रैक्टिस कराने के मामले में. तो मेरे हिसाब से आप टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिस, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर पे ऑफलाइन ही आपको देनी चाहिए. और जस्ट फॉर अगर प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना है तो आप उसकी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस की तरह यूज कर लीजिए. इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. I'll be there on टेलीग्राम. टेलीग्राम पे एक इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल का ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. देयर आर वेरी सीनियर ऑफिसर्स जो कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल से सेलेक्ट हुए हैं, एंड देयर आर मेनी अदर पीपल जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी भी. तो अगर आपके कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, मतलब डाउट्स आते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसी पोर्शन है जो आपको पूछना है कि कहाँ पढ़ना है, तो वो ग्रुप आपके लिए 1 पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है. आई नो कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल बहुत लिमिटेड लोगों का होता है, तो शायद आपके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में कोई ना हो जिससे आप इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में कनेक्ट कर सको. तो आई प्रोवाइड दैट लिंक. आप वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल के कैंडिडेट से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, एंड यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर फ्रॉम देम. आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक and may you succeed in all the ambitions that you have. Thank you.